Good morning, class. So we are studying chapter 10, class 9, science, gravitation. So in previous class we had defined gravitation, difference between gravity and gravitation, universal law of gravitation, that what is universal law, and we answered some questions on based on that law. So universal law of gravitation, it is very significant. It tells us, it answers so many questions, that how do planets revolve around the sun, satellites revolve around the planets, how the earth binds objects towards itself, and also that the tides that come on the oceans, right, in the seas, tides, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, जो भी टाइड्स आती हैं अर्थ पर, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, क्योंकि मून भी अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट करता है, दोनों का फोर्स इक्वल होता है, लेकिन एक्सेलरेशन मून का ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मास कम होता है. बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वी कैन आंसर ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. So you must watch previous class, first class of this chapter. Okay, so now we shall talk about gravity, the force which we actually feel all the time. ग्रेविटेशन फोर्स जो हमें हर वक्त हर सेकंड फील होता है, हर सेकंड हम पर लगता है, दैट इज ग्रेविटी, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ओके, सो वी शैल स्टडी अबाउट दैट. ग्रेविटेशन डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जब एक एप्पल, न्यूटन ने देखा कि एक एप्पल जो है ज़मीन पर गिरा था. ठीक है, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, और वहीं से ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई थी, डिस्कवरी की. ओके, सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. फ्री फॉल मीन्स ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग freely with towards the earth only under the gravitational force of earth. Okay, so that is called free fall when any object falls towards the earth only under the gravitational force alone, then object is in free fall. So free fall के बारे में आपने चैप्टर 8 मोशन में थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इमेजिन दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. So when this object falls towards the earth, so you remember that इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन जीरो, क्योंकि आपको कुछ फोर्स लगाने की या वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं होती इनिशियली, क्योंकि दैट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. वी की कुछ वैल्यू होगी जो आप न्यूटन जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, एक वैल्यू होती है जी, तो जी के बारे में आपने पढ़ चुके हैं. जी इज एक्सेलरेशन, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, जी भी एक्सेलरेशन ही होता है 9.8. तो जनरली हम इसको 10 भी ले लेते हैं कभी कभी. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स. ठीक है, जहां पर भी फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बट इफ देयर इज सम force applied, external force applied, then object will undergo acceleration. In this case, under gravity, value of acceleration is constant 9.8. So ये value constant क्यों होती है? Why this is only 9.8? We shall find out now. Okay, in this concept we shall find out why this is 9.8. एक चीज और आपको पता है कि g is always downwards. Acceleration due to gravity की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है. तो अगर ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है तो g will be positive, राइट? और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देन इन दैट केस g will be negative. But this is free fall downwards, so motion and acceleration have same direction, so g is positive. Okay, so that is free fall. इतना आपको पता है. Now we shall find out कि g 9.8 ही क्यों होता है, that we will calculate. Okay, so force, what is the general formula for force? F equal to m into a. So in this case a is equal to g, so F equal to mg. What is the special formula for gravitational force? Gravitational force is F is equal to universal gravitational constant into m1 into m2, means mass of two objects divided by distance between them, d square or r square. Okay, distance between them. We are talking about two objects which are earth and an other object. So अर्थ है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे को गिर रहा है. तो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू mg,
इसमें जो m है वो कौन सा मास है, अर्थ का मास है, ऑब्जेक्ट का मास है। ये वो मास होता है जिस पर फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसका मास हम इस फॉर्मूले में लेते हैं, मींस m, स्मॉल मास। तो इसका छोटे का मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M। ओके, तो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड we take into account m, small m into g. In this case, product of both masses, so small m into capital M, small m into capital M, and this is the distance between them, d. Okay, right? So these are the two formulas. We label it 1 and we label it 2. All right. Now one more thing which you should always remember, कि ये जो force of gravity है, force of gravity due to earth, okay, so in this case we consider that all the mass of the earth is concentrated at one point which is here, means center of the earth पर पूरा mass consider है, ठीक है। उस mass पर जो center है we consider that force of gravity is applied from this point, center of जो अर्थ है, सेंटर ऑफ मास से हम कंसीडर करते हैं कि जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से एक्सर्ट हो रहा है, राइट? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, देन वी टेक सेंटर ऑफ मास, सो वेयर ऑल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड, सो वी कंसीडर दिस इज वन पॉइंट, ऑल द मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है और इसी पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अप्लाई हो रही है, इसी पॉइंट्स, ठीक है। सो कल ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गिर रहा है, क्योंकि ये पूरी अर्थ है और ऑब्जेक्ट तो आप कहीं भी कंसिडर यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस जो हमने कंसिडर किया है ये डी है, स्मॉल डी, अभी हमने जो ये डिस्टेंस लिया है स्मॉल डी, तो ये रेडियस की कंपेरेबल में कुछ भी नहीं है, दिस इज नेग्लिजिबल, डी इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, तो d इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो हम जो टोटल डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, d प्लस r, तो d कुछ है नहीं r के कंपैरिजन में, सो वी विल टेक ओनली r इन दिस केस, राइट। सो कोई भी चीज फ्री फॉल के अंदर फॉल करती है तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में d को नहीं, कैपिटल R मींस रेडियस ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटी इज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ C, सो रेडियस डिस्टेंस विल बी टेकन कैपिटल R, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, नहीं, हम वी विल टेक फ्रॉम सेंटर, क्योंकि दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ अर्थ इज कंसंट्रेटेड, ऐसा हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा पूरा, ये हम लेंगे कैपिटल R, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल R स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और अर्थ हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ हम रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे, डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर से या नीचे से गिर रहा है, ठीक है। सो ये है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, सो F दोनों तरफ F है, सेम फोर्स है, तो जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी। इट एम्प्लाइज दैट mg इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M बाई r स्क्वायर, और इसको अगर आप आगे सोल्व करते हो देन यू कैन सी दैट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which come out to be capital G capital M divided by r square, capital R means radius of earth, right? Capital R means radius of earth, so you write it, you can write it down G M by R square। साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए रफ नोटबुक में ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। सो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इन दिस इक्वेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कुछ ऐसी स्पेशल चीज दिखाई दे रही है जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं। थिंक अबाउट दिस, दैट g इज कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मास, दिस इज मास ऑफ अर्थ, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो गया इस इक्वेशन से,
तो मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट होता है, राइट, और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आल्सो कांस्टेंट। इट मींस g जिसके इक्वल है वो सब कांस्टेंट है, इसका मतलब g भी कांस्टेंट होगा। सो दैट इज व्हाई we get the answer that value of g is acceleration due to gravity is constant because it depends only on the mass and radius of earth which are also constant. So what is the mass of earth? Mass of earth is of order of 10 raised to power 24 kilograms. ठीक है, radius is about 6400 kilometers. Okay, so when you put these values, you will put these values in this equation and we will calculate that value of g comes out to be 9.8. So you should note it down. I am going to rub it. So remember this equation. You can rewind it अगर आपको समझ नहीं आया तो. So this is, you can see small g is equal to g into m by r square. जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. मास ऑफ अर्थ इज 10 रेज़ टू पावर 24 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kilograms and radius of earth is 6400 kilometers. You can also write it down 6.4 into 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, क्योंकि SI यूनिट होती है मीटर, सबको SI यूनिट में ही लेना है. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू विल बी कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मींस दैट्स हाउ वैल्यू ऑफ स्मॉल g acceleration due to gravity is constant when you put these values 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि why do we take small g as 9.8. okay, so always remember this and practice this. On the basis of this equation I will ask you some questions and you should think about answers. Okay, so first question is, देखिए पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ की शेप एक्चुअली सर्कुलर नहीं है. अर्थ की शेप थोड़ी सी एलिप्टिकल इस तरीके से है. मीन्स अर्थ की रेडियस इक्वेटर पर ज्यादा है, पोल्स पर कम है. देखिए अगर सर्कल होता तो रेडियस हर जगह से इक्वल होती, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिकल है, इक्वेटर पे फ्लैट है, थोड़ी अर्थ फ्लैट है, तो इससे इक्वेटर की जो लेंथ है वो पोल्स से ज्यादा है. मींस इक्वेटर पे जो रेडियस हम कंसीडर करेंगे वो बड़ी होगी, पोल्स पर छोटी होगी. ठीक है, नाउ आई आस्क यू वन क्वेश्चन दैट कोई ऑब्जेक्ट है पोल पर और कोई ऑब्जेक्ट है इक्वेटर पर. ठीक है, अर्थ एक स्फीयर है, सर्कल मत समझिए. अर्थ इज लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह है और फ्लैट नहीं है, मतलब सर्कल नहीं है, एक बॉल की तरह, और बॉल थोड़ी सी दबी हुई है, ये समझिए. ठीक है, तो इलेप्टिकल बॉल की शेप में है. तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट पोल पर हो, बॉल के टॉप पर हो, या और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो इक्वेटर पर हो, मींस बॉल के सामने हो, इक्वेटर पर, राइट. सो इन दैट केस, इन विच केस वैल्यू ऑफ g विल बी मोर. किस केस में g की वैल्यू ज्यादा होगी? एज आई सेड, एज इट इज सेड दैट वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट 9.8. ठीक है, हर जगह कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर हम पोल्स और इक्वेटर को कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस वहां पर आता है ड्यू टू डिफरेंस इन वेरी वैल्यू ऑफ रेडियस. ठीक है, पोल्स, एक कोई पोल पर हो, वहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, और इक्वेटर पर रहकर तो थोड़ा डिफरेंस होगा वैल्यू ऑफ जी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. जनरली हम कांस्टेंट ही लेते हैं, लेकिन पोल्स और इक्वेटर कंपेयर के केस में हम जो है अलग अलग वैल्यूज उसमें होनी चाहिए. ठीक है, तो किसमें आप बताइए कि वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पर ज्यादा होगी या फिर पोल्स पर ज्यादा होगी? व्हाट डू यू थिंक? थिंक इन 1 मिनट, पॉज द वीडियो एंड थिंक. ओके, सो आंसर इज, अगर आपने समझा है तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. मींस रेडियस अगर ज्यादा है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगी. मींस एट पोल्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ g इज मोर देन एट इक्वेटर्स. ठीक है, क्योंकि पोल्स पर रेडियस जो है कम होती है और इक्वेटर्स पर रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होती है. ठीक है, इसी वजह से वैल्यू ऑफ g विल बी मोर एट पोल्स देन इक्वेटर्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वैल्यू ऑफ g इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, because earth is not a perfect sphere. Earth is not a perfect sphere,
and radius of earth increases from poles to equator. जैसे हम पोल से इक्वेटर में जाएंगे तो radius of earth increase होगी. Okay, so this is the one question. Next concept जो आपको सोचना है जिसके बारे में, एक आप स्टोन लीजिए और एक कागज, हल्का सा कागज, एक हैवी चीज़ एक हल्की चीज़, है ना, या फिर कोई डिफरेंट तरीके की चीज़ें लीजिए. उनको अगर आप कुछ हाइट से नीचे फेंकते हैं तो कौन सी चीज़ पहले ज़मीन को स्ट्राइक करेगी, अर्थ को स्ट्राइक करेगी. ठीक है, आपको क्या लगता है, स्टोन पहले गिरेगा या कागज़? ठीक है, तो आप कहेंगे स्टोन ही पहले गिरेगा, और शायद होता भी ऐसा ही है कि स्टोन ही पहले गिरता है. लेकिन देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट. ठीक है, 9.8. तो जब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप फाइंड आउट करते हो, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, वो भी कांस्टेंट ही होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी. ये है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो u तो जीरो होगा, कैंसिल, दिस टर्म कैंसिल. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है. आपको जो चीज़ थ्रो करनी है वो एक ही हाइट से थ्रो करनी है, अलग अलग हाइट से नहीं. तो उस केस में देखिए टाइम जो है सेम आएगा, राइट. सब कुछ कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है, यू भी, तो टाइम सेम आएगा. मीन सेम टाइम पर वो है स्ट्राइक करते हैं. बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन. एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है डिफरेंस आता है टाइम में. ठीक है, जो पेपर होता है उसको टाइम लगता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. एयर रेजिस्टेंस पेपर के केस में ज़्यादा होगा तो उसमें टाइम लगेगा नीचे आने में. ठीक है, लेकिन अगर आप वैक्यूम के अंदर कोई एक वैक्यूम डिवाइस ले, आप उसमें दो चीज़ों को डालें अंदर, तो दोनों कोई भी चीज़ हो, हैवी हो, लाइट हो, बड़ी हो, छोटी हो, ठीक है, कोई भी शेप, साइज, मास हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट. सो अंडर वैक्यूम कंडीशन, अगर आप वैक्यूम के अंदर डालें जहाँ कोई रेजिस्टेंस ना हो, वहाँ पर दोनों चीज़ें सेम टाइम पर फॉल करेंगी. ऑलराइट, बिकॉज जी इज कांस्टेंट और वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस नहीं. ठीक है, सो न्यूटन ने ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उसने जो है, जो सबसे बड़ी टावर है, कौन सी, टावर ऑफ इटली, पीसा टावर जो है इटली में. ओके, सो उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करा था उसने. ठीक है, कुछ कंडीशन की होगी उसने वैक्यूम की, कुछ किया होगा. तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है उससे उसने थ्रो किया, तो उस एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पर उसने प्रूव किया कि जी जो है कांस्टेंट होगा, टाइम जो है कांस्टेंट होगा. ओके, so that is, you should always remember that all objects, hollow or solid, big or small, fall at the same rate and at same time and strike with the same final velocity. Okay, so this is, you should understand the applications of this formula. जैसे आपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन पढ़ी, ऐसे जी ये फॉर्मूला, इसके भी आपको समझ आना चाहिए कि जी एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं. So according to this formula, you can see that acceleration due to gravity is a constant value 9.8 meter per second square on a given planet whose mass is m and radius is capital R. ठीक है, size and mass of the object does not matter. ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा है, मास उसका कम है, ज़्यादा है, it does not matter because in this formula you can see there is no physical quantity related to the object. ठीक है, this mass and this R both belong to the planet. Now if the value of capital M in capital R is changed, ये कब चेंज होगी, जब प्लेनेट चेंज होगा. अभी अर्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम मून का मास लेते हैं या हम कोई प्लेनेट चेंज करते हैं या कोई सैटेलाइट चेंज करते हैं, ठीक है, अर्थ टू मार्स या अर्थ टू मून कुछ भी चेंज करते हैं, तो ये M और R की वैल्यू भी चेंज होगी. इन दैट कंडीशन वैल्यू ऑफ G विल ऑल्सो चेंज. राइट, it means that value of acceleration due to gravity is different on earth and moon because mass and radius of earth is different from mass and radius of moon, right? So when we calculate and compare, we see that value of G, acceleration due to gravity at moon, is 1/6 of value of gravity at earth. Okay, so when we put values
mass, radius of both Earth and Moon, we find out this. Okay, so always remember that value of G at Moon is 1 by 6 times the value of G at Earth. Okay, so for example अगर value of G अर्थ पर 9.8 है तो मून पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, राइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्लैनेट पर, एक बॉडी पर सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही मेन बॉडी जो प्लैनेट है वो चेंज होगा तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. वी सॉल्व दिस इज द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ E, and we take value of G for Moon as capital G. Capital G is universal constant. It is same at every place. So mass of Moon and mass of radius of Moon. So when we divide this by this, what will we get? G will be get cancelled. Okay. So m by r square into r small r square by m. So when we will substitute values of mass of Earth, radius of Earth, and we will find out that value of G E is 6 times value of G M. Means acceleration due to gravity is 6 times acceleration due to gravity at Moon, or you can also write it down as G M by G E. Acceleration due to gravity at Moon divided by acceleration due to gravity at Earth is 1 by 6. Okay, so when you substitute values of mass and radius of Earth and Moon, you can calculate that it will come out to be 6. It means acceleration due to gravity at Earth is 6 times acceleration due to gravity at Moon. Okay, 6 into G. So Earth की वैल्यू आपको पता है 9.8, उससे आप मून की पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो ऑलरेडी से हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है. दैट ऑन अ गिवन प्लैनेट वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बट ऑन डिफरेंट प्लैनेट जी चेंजेस ड्यू टू द डिफरेंट मास एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट और सैटेलाइट. ओके, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है. दैट ऑन अ गिवन प्लैनेट वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बट on different planet G changes due to the different mass and radius of that planet or satellite. Okay, so always अंदर आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो सब भी आप जैसे आप चैप्टर 8 में कर चुके हैं, चैप्टर 8 में आपने किया है, उसी तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको करना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन b इक्वल टू u प्लस ए टी, तो फ्री फॉल में a हो जाएगा g. ओके, second equation s is equal to ut plus half gt square, and third equation 2gs हो जाएगा g square minus u square. और s को आप h लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हाइट हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल से. ऑलराइट, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, एनी न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टू द ग्राउंड and it drops in 0.5 seconds. Okay, टाइम दिया है फॉलिंग का 0.5 सेकंड्स, ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है 0.5 सेकंड्स में वो जो है स्ट्राइक कर लेता है नीचे. ओके, सो व्हाट इज विल बी द फाइनल स्पीड, v की वैल्यू पूछिए. फाइनल स्पीड मींस, फाइनल स्पीड मींस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले. फाइनल स्पीड होती है जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करने से पहले जो फाइनल स्पीड होगी उसकी वैल्यू जो है पूछिए, v की वैल्यू. ओके, तो जब आपको टाइम दिया हुआ है, ओके, एक्सेलरेशन इस केस में, फ्री फॉल के केस में कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंके या नीचे से ऊपर फेंके तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. अगर आपको ना भी दिया हो तो आपको याद रहना चाहिए ये विल बी 9.8, और आप 10 ले सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए. ओके, सो v इक्वल टू u प्लस gt से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू हमेशा 0 होती है फ्री फॉल में, तो 0 है ये. g आपको 9.8 या 10 दिया हुआ है और 10 इंटू 0.5, तो 5 जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, राइट, 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर पूछा है कि जो कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट गिरा है, हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट. सो h निकालना है, h आप इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो. थर्ड ले लीजिए, इजी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे आप. h इज इक्वल टू v स्क्वायर.
फाइनल वेलोसिटी अभी आपने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर पुट करेंगे 25, u0 है 25/20, ओके। सो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड में v भी दिया चाहिए आपको, सेकंड में आपको v की जरूरत नहीं है, आप टाइम से और इससे टाइम से निकाल सकते हैं। तो उसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टाइम जो दिया था 0.5, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। सो यू नो दैट जहाँ भी एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, स्पीड सेम नहीं रहेगी। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए कि टोटल पाथ में जो एवरेज स्पीड कितनी रही, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी आपने फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और टोटल टाइम भी आप जो आपको दिया था 0.5 सेकेंड, वो आप निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब लास्ट पॉइंट तक, लास्ट टाइम तक जो एवरेज स्पीड कितनी रही। टोटल टाइम 0.5 सेकेंड है, और डिस्टेंस आपने जो है हाइट फाइंड आउट की थी वो 1.25 मीटर, 1.25 डिवाइडेड बाई 0.5, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एवरेज स्पीड का ये भी फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। अगर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, फ्री फॉल भी स्ट्रेट लाइन में, तो स्पीड वेलोसिटी की इक्वल होती है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की इक्वल होगी, ठीक है। तो आप u प्लस वी बाई टी वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे अपोजिट आपको दिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो क्या क्या चेंजेस होंगे आपको पता होना चाहिए। हम पहले भी कर चुके हैं कि नीचे से ऊपर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो क्योंकि ग्रेविटी नीचे से खींच रही है, तो ऊपर फेंकने के लिए हमें एक और फोर्स लगाना होगा, वेलोसिटी उसको देनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी उस केस में, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ चेंज होगी, g की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्यों? क्योंकि मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो g की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सेम फॉर्मूले से आप वो उस ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, उस केस के न्यूमेरिकल्स भी आप सोल्व कर सकते हैं, जो हम 8th चैप्टर में भी कर चुके हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। इस केस में ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे। 8th चैप्टर में भी आपको बताया गया है कि फ्री फॉल में u0 होता है, v0 नहीं होता, लेकिन अपवर्ड मोशन में u0 नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वापस नीचे ही आकर गिरेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 होगी, ठीक है। आफ्टर टॉप मोस्ट पॉइंट इट विल फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जितना हमने फोर्स दिया उसके अकॉर्डिंग वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन एट लास्ट इट्स वेलोसिटी बिकम 0 एंड इट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपके पुराने लेक्चर्स हैं, पुरानी क्लासेस हैं, वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, और प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करेंगे आप, इतना अच्छा न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले और साइन जो है, u का साइन, u की वैल्यू, g का साइन क्या होता है, उस बेस पर आप कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल्स, ओके। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर।